एग्जाम टाइटन पे आप लोग का स्वागत है मेरे दोस्त। आज ALP CBT 2 RRB JEE SSC JEE का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को देखने को मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम। इसका मैं CBT 2 में मतलब कि इसका क्वेश्चन बनना फिक्स ही रहता है भाई, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके के PDF से कवर करेंगे और ये मेरे नोट्स हैं और इसको मैंने कन्वर्ट किया है एज अ डिजिटल नोट्स को आपको समझाने के लिए बहुत इजी रहेगा। आपका ALP CBT 2 28 को होने वाला है, जिससे आपको एक क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर का या 2 नंबर का आपको इससे दिखेगा। चलिए मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ और मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है। जैसे मान लो टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो आप जिस टाइम स्टैम्प से आपको देखना होगा आप दे सकते हो और अपनी नोट्स को बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। जो अपना कॉपी निकाल लो, एक पेन निकाल लो, जो इम्पोर्टेंट लगे इस वीडियो से आप उसे नोट कर लेना और उसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना। कम से कम आप इसको 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता है और आपको समझ में थोड़ा सा कम ही आएगा, तो कम ही आएगा क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है ना। ये थोड़ा अल्टरनेटिव करंट का है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, थोड़ा ये उटपटांग सब्जेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि मैं समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब वीडियो की शुरुआत ये मैंने लिख दी है, ये मैंने कन्वर्ट किया है, रजिस्टर नोट लिखा हुआ है। वीडियो की शुरुआत में ये नीवी पैटर्न था, नी पैटर्न की पैटर्न पे ये है, मतलब नीवी पैटर्न से मैंने ये बनाया था नोट्स, ठीक है। तो ये नीवी पैटर्न लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि मैंने कौन सी बुक को फॉलो किया। नीवी पैटर्न की जो आपकी बुक आती है ALP वालों की, उसी से मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाला है और नोट्स डिजिटल नोट्स बनाया है। चलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी भी चालक के कंडक्टर में प्रति सेकंड होने वाली चार्ज को क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि वही चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट आपका एम्पियर होता है। आपको आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और इसका 1 कूलम जो होता है आपका यहाँ लिखा भी है, जैसे I=Q/T। Q जो है आपका टोटल चार्ज है और T मतलब टाइम है, सेकंड में जो लिया जाता है। और जो हम चार्ज को Q को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का आपके कूलम में 1.6 10⁻⁻90। ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लेना, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतने चार्ज कूलम के बराबर होता है, ठीक है। और एक कूलम कितने के बराबर होता है? 2.5 × 10⁻18 के बराबर होता है। ये आपने पढ़ रखी है, ठीक है। थोड़ा सा लैगी हो रहा है सिस्टम क्योंकि नेटवर्क है प्रॉब्लम है और बारिश भी यहाँ बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्त थोड़ा, ठीक है। इसकी यूनिट आपकी एम्पियर होती है और कूलम पर सेकंड पर इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो, अब करंट की टाइप पढ़ना है। अल्टरनेटिव करंट ये कंप्लीट निकोला टेस्ला की देन है, जिससे जो हम लोग AC हम लोग पढ़ते हैं, ये निकोला टेस्ला ने ही मतलब कि हम लोग को दिया है। करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन दिशा टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार और पीरियोडिक तरीके से बदलते रहते हैं। ये बेसिकली अल्टरनेटिव या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर पे पैदा होता है। मतलब कि AC का खोज निकोलो टेस्ला ने किया था, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको पीरियोडिक में अब साइन वेव की तरफ देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिव वे मतलब कि कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक तरह से अल्टरनेटर या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से पैदा होता है, ठीक है। DC करंट होता है जो डायरेक्ट करंट होता है। इसको थॉमस एडिसन ने दिया था। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा स्टडी कांस्टेंट
रहता है और टाइम के साथ कभी बदलते नहीं है। ये हमें सीधे सेल, केमिकल बैटरी या डीसी जनरेटर में मिलता है। ठीक है ना। इसका खोज थॉमसन एडिसन ने किया था और इसका डायरेक्शन हमेशा स्टीरियर कांस्टेंट होता है। इसका ऐसे रहता है, मतलब इसका ऐसे अल्टरनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब ऐसा ही रहेगा भाई, समझा, सीधा ही रहेगा, ऐसे 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 जाते जाएगा, मतलब कि ऐसे ही रहेगा, मतलब ये प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसका ऐसे ही रहता है, एक ही कांस्टेंट आता है। एसी और डीसी के वेवफॉर्म पे मैंने ये बनाया था, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर दिया है नोट्स। आप बोलोगे तो मैं इसको आपको पीडीएफ भी दे दूँगा, और पढ़ भी लोगे। एग्जाम से पहले ये सब नॉलेज होना चाहिए भाई आपको। प्योर डीसी, देखो प्योर डीसी क्या होता है, एकदम सीधी ओरिजिनल फ्लैट और स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने ये बता दिया आपको। और आपका जो जियो फ्लक्चुएशन इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट आता है। इसका फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट है, तो भाई सिंपल सा बात है कि मैग्नीट्यूड और टाइम इसके साथ में कांस्टेंट रहेगा। ठीक। वेरिएबल डीसी, लाइन या वेव के ऊपर नीचे तो होती है पर पॉजिटिव साइड आती है। हाँ, इसकी पॉजिटिव साइड आती है। लाइन या वेव के ऊपर नीचे तो होती है, इसमें भी होती है ऊपर नीचे, पर इसमें पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, फ्रैक्शन होते हैं पर डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, कभी जीरो लाइन से नीचे नेगेटिव में नहीं जाती, नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। जैसे क्या मतलब इसका हुआ कि वेरिएबल आता है, ऐसे 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 जा रहा है, ये डीसी का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएशन होता नहीं है इसमें, तो कभी जीरो के नीचे जाती ही नहीं है, और ये थोड़ी सी इधर होती है, पर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है। पल्सुएटिंग डीसी, उछलती हुई बॉल की तरह लूप बनाती है, वही मैंने बताया, बॉल अभी दिखाया आपको बनाते हुए। जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पीक तक जाती है और फिर ड्रॉप होकर वापस जीरो पर आ जाती है। वही पल्सेटिंग डीसी, जीरो से वापस जाती है, ऐसे 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 जा रही है। ठीक है, वही है। साइन वेव, एसी, स्मूथ सिमेट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव लूप चलती है। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड और कॉमन एसी वेव फॉर्म और जो इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं। साइन वेव आपको मैंने बताया, कर बना के दिखाया है, यही आपकी साइन वेव है। ठीक है, स्क्वायर वेव क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये सॉ टूथ वेव, ये दोनों आपको एग्जाम में दिख सकता है। स्टेयर केस या ब्लॉक जैसे शार्प एंगुलर स्टेप होती है, इसमें करंट सडन और झटके से पॉजिटिव पिक से नेगेटिव पिक पर स्विच करती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पिक पर ये जाती है, मैंने आपको ये समझा दिया पहले ही बना के। और सॉ टूथ वेव बता देता हूँ, आरी की दांत मतलब ट्रायंगल रैंप जैसा शार्प पैटर्न होता है, इसका ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है सॉ टूथ का। मतलब देखो टूथ है, तुम नाम से थोड़ा सा देखो, नाम से तुम समझ जाओ कि थोड़ा सा ट्रायंगल रैंप जैसी बन रही है। ये धीरे धीरे लिनियरली ऊपर चलती है, रैंप अप, और फिर एकदम वर्टिकली नीचे गिर जाती है, सडन फॉल, मतलब एकदम ऊपर जाएगी एकदम नीचे गिर जाए, ऐसे एकदम ऊपर गए ऐसे ऐसे। ये देखे हो वेव फॉर्म, जैसे आप गए होगे तो देखे होगे इस तरह का वेव फॉर्म, ये वही वेव है, सॉ टूथ वेव फॉर्म उसको बोलते हैं। एसी और डीसी में मतलब कि हम लोग डिफरेंस समझते हैं, अंतर। ठीक है, टाइम स्टम्प मैंने लगा दिया है, जैसे आपको जहाँ से दिक्कत होगी वहाँ से समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो से ज़्यादा होती है। इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है। इसमें इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक +3 के टोलरेंस छूट होती है, यानी 48.5 और 51.5 तक ही चल सकता है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज तक है। डीसी की सप्लाई हमेशा 0 हर्ट्ज होती है, क्योंकि ये कोई साइकिल या पाथ रिपीट नहीं करती। जैसे अब चलो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इंडिया में तो 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है, और बाहर के फॉरेन कंट्री में आपको 60 हर्ट्ज होगा। पर अब 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी आ रही है तो फिक्स नहीं है, क्योंकि 50 हर्ट्ज ही आएगी, वो +3% कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो 48.5 से लेके 51.5 तक ही हमको देखने को मिलता है। बट और डीसी में ये एसी का है सब, ठीक है, डीसी में तो 0 होगी, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है तो 0 होगी और कांस्टेंट होगी। पावर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो भाई कॉपी में लिख लो, ये आना ही है एग्जाम में। ये मैं तुमको
लिखवा देता हूँ। पावरफुल डेविएशन, एसी सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला P = VI cos थीटा, याद रखना, ठीक है। जो एसी सर्किट के अंदर का जो पावर होता है वो VI cos थीटा होता है, जहाँ cos वोल्टेज और करंट के बीच का पावर फैक्टर है। cos जो होता है वोल्टेज और करंट का पावर फैक्टर होता है, ठीक है। डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए सिंपल PI होता है। डीसी में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं होता। डीसी में VI सिंपल सा याद रखना पावर का फॉर्मूला होता है। एसी में ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है, PVI cos थीटा। स्टोरेज कैपेबिलिटी, एसी की बैटरी के अंदर डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी की जो बैटरी है उसके अंदर डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि डीसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और लीड में इजीली स्टोर किया जा सकता है। मतलब डीसी का जो बैटरीज होती है, हम लोग बैटरी घर में देखे होंगे, लीड बैटरी सेल होती है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रिकलिंग चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं, तो उसमें एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि एसी में तो होता ही नहीं है भाई, एसी में चार्जिंग बैटरी स्टोर नहीं होता, उसमें करंट बनता है और करंट आता है, सिंपल सा रूल है। डेंजर लेवल मैट्रिक्स, अगर नॉर्मल वैल्यू जैसे 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी समान हो तो डीसी करंट इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब क्या हो कि जैसे नॉर्मल वैल्यू 220 वोल्ट एसी और 220 डीसी समान हो, एकदम बराबर हो, तो डीसी जो वोल्टेज जो हम लोग मिलेगी वो भी बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इसका पीक बिहेवियर फ्लैट और कंटिन्यूस होता है, जिससे मसल को सर्व कंट्रडक्शन देता है, ठीक है। डेंजर है, मतलब कोई भी 220 वोल्ट एसी तुमको दिया जाए, 220 वोल्ट डीसी दिया जाए, तो दोनों खतरनाक होगी ना भाई। सिंपल सा बात है कि आपको जान जीव जा सकता है इतना हाई वोल्ट। जैसे आप बैटरी, जैसे इन्वर्टर में आप जो लगाते हो लीड एसिड बैटरी या जो भी बैटरी लगा रहे हो, KDM वाला बैटरी लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम ये है कि उस बैटरी से आप जो इन्वर्टर क्या करता है एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो उसको आप छूओगे तो बचोगे, ज़्यादा वोल्टेज देता है कि नहीं। तो वही बात है कि समझ गए होगे। ट्रांसफ़र का यूज़ सिर्फ एसी पर हो सकता है, जिससे हाई वोल्टेज सेटअप, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसफर का यूज एसी पर होता है, जिससे हाई वोल्टेज सेटअप करके लॉन्ग डिस्टेंस टर्न बहुत सस्ता और इफिशिएंट हो जाता है। एसी को हम हाई जनरेशन से 33,000 वोल्टेज तक ईजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मोटर इंडक्शन मोटर सस्ती और इफिशिएंट और रोबस्ट होती है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसी से मतलब कि चलाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इफिशिएंट होता है और सस्ता होता है, और हम इसे लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। समझिए। चलो, एसी का डिसएडवांटेज क्या है? और एसी का डिसएडवांटेज ये है कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट अल्टरनेटिक होने के कारण परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, इसे नहीं बनाया जा सकता। बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोपेटिंग और ट्रैक्शन में एसी का डायरेक्ट यूज इम्पॉसिबल है। इसमें स्टैटिक सेफ्टी के लिए इंसुलेशन को ज़्यादा लगता है। मतलब इसका यही डिसएडवांटेज आपका है कि जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो इसमें अल्टरनेटिक होने के कारण इसका परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बनाया जा सकता। इसको परमानेंट हम लोग चाहेंगे कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दें एसी से दे के किसी भी मैग्नेटिक को, तो परमानेंट नहीं बनेगा, कुछ देर के बाद वो मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ देगा। और इसको हम बैटरी में तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पता है कि एसी का जो बिहेवियर होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, तो इसको स्टोर नहीं करता है। चलो आ जाओ, वेव फॉर्म और टेक्निकल टर्म्स और फॉर्मूला के बारे में आपको समझा देते हैं। देखो, एक कंप्लीट पॉजिटिव लूप और कंप्लीट नेगेटिव लूप कंबाइन होकर टोटल 360 एंगल फिर मैथ 2π रेडियन का एक पूरा चक्कर होता है। जैसे कि ऐसे जा रहे हैं ना, तो एक कंप्लीट लूप यहाँ से लेके यहाँ एक कंप्लीट लूप होगा, तो इस 360 होगा। इसको हम ये वाला और इसको ऐसे जोड़ देंगे तो क्या 360 नहीं हो गया सर्कल? इसका वैल्यू क्या होगा? 2π हो गया ना। ये समझा रहा है। एम्पलीट्यूड, वेव की जीरो बेसलाइन लाइन से लेकर मैक्सिमम पीक फ्रंट तक की ऊंचाई, जिसे हम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या, जीरो से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है।
टाइम पीरियड, एक सिंगल साइकिल का पूरा कंप्लीट होने का जो टाइम लगता है टाइम पीरियड कहते हैं। इस टाइम को तो हम लोग जानते हैं कि 1/f फ्रीक्वेंसी होता है, या फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1/टाइम, जितना नंबर ऑफ सेकेंड होगा उतना ही ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगा। एक सेकंड में ड्यूरेशन में जो टाइम कितना साइकिल पूरा करते हैं उस फॉर्मूला को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, इसका फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का 2πf होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी W का याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी का 2πf को हम लिख सकते हैं 1/t। तो यही फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज और आरएमएस वैल्यू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में बहुत आते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी एक पार्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट टी पर करंट या वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसी फॉर्मूला को निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Im साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और वोल्टेज का हो गया Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन के टर्म में। एवरेज वैल्यू, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक एसी साइकिल के लिए नेट एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होगा, क्या कि जीरो की पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम फुल वेव का एवरेज वैल्यू 0.637 Vm साइन थीटा, हाफ वेव में 0.318 Vm लेते हैं, लेकर चलते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू होता है आपका 0.70 Vm, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। अब फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, आरएमएस और एवरेज का हम लोग निकालेंगे तो 1.1 हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ फॉर्म फैक्टर आपको लिखा होगा, फॉर्म फैक्टर लिखा होगा इधर 1.1। साइन वेव का एवरेज वैल्यू ये पूछ सकता है 0.37, आरएमएस वैल्यू 0.700, पीक फैक्टर 1.414 यानी √2, स्क्वायर वेव m 1.0 1.0, ट्रायंगुलर वेव 0.5 m√3 1.73 यानी 1.15, ठीक है। ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, साइन वेव वाला बहुत आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पीक फैक्टर याद रखना, मैक्सिमम और आरएमएस का रेशियो को 1.4 करते हैं, ये √2 बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक फैक्टर जहाँ है तो √2 के वैल्यू लिख देना है। आरएमएस वैल्यू पूछ सकता है आपसे, और एक आपका एवरेज वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब आपको आरएमएस समझा दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपका मास्टर ट्रिक मैंने याद लिख दिया है, एग्जाम टेंडर का मास्टर सुपर ट्रिक्स। ये सिंगल वाला लीडिंग और लैगिंग का सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। जब पूछता है एग्जाम में लीडिंग और लैगिंग कब होता है, CIV इन कैपेसिटर करंट I हमेशा वोल्टेज 90 से आगे रहता है, वोल्टेज लीड करता है, और सिंगल वर्ड में याद रखना, कैपेसिटर में जो होता है करंट हमेशा वोल्टेज का से 90 लीड करता है। वोल्टेज लीड करंट इन इंडक्टर, यानी इंडक्टर में करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। फेज रिलेशन और पावर ट्रायंगल। इन फेज, जब दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टेज और करंट एक साथ 0.9 को क्रॉस करें और एक साथ अपना पीक वैल्यू पर पहुंचाए, इनके बीच में फेज एंगल डिफरेंस थीटा = 0 होता है। आउट फेज, जब दोनों अलग टाइम पर चलते हैं, इसमें दो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। क्वाड्रेचर, जहाँ एग्जैक्ट 90 का डिफरेंस होता है। एंटी फेज, जहाँ एग्जैक्ट 180
180 स्ट्रक्चरल फेज डिफरेंस होता है। मतलब कि इन फेज का मतलब हो कि एक ही फेज में है तो क्या होगा, एक ही फेज में आएगा तो प्लस माइनस कट के क्या होगा, जीरो ही होगा। ये तुमको समझ में आ गया। इन फेज आउट फेज क्या होगा, उनका अंतर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है एंटी फेज होगा तो डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उसी को आउट फेज बोलते हैं। नहीं पूछता है एग्जाम में ये जो है ना, इसमें से आपको इन फेज पूछेगा, इन फेज की वैल्यू पूछेगा कितना होता है, कितना डिग्री और कितना थीटा पर होता है। आउट फेज का वैल्यू ये पूछेगा क्या होगा, 180 डिग्री पर एक डिफरेंस बनता है, बस यही है, इसमें ज़्यादा नहीं। ये पूछ सकते ये जो ये है ना, ये आपका कोड है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अच्छे से लिखा दिया है और समझा देता हूँ। रियल एक्टिव पावर पी होता है, रियल एक्टिव पावर, रियल को हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है रियल एक्टिव पावर का P = VI cos थीटा, ठीक है। तो किलोवाट या मैकेनिकल टर्म यूज करते हैं। रिएक्टिव पावर को हम लोग Q बोलते हैं, फॉर्मूला Q का VI sin थीटा को हम लोग रिएक्टिव पावर KVR में लिखते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के समय यूज होती है, कोई एक्चुअल वर्क नहीं करते, वॉटलेस होती है। एपरेंट पावर फॉर्मूला SVI1 होता है जिसका यूनिट KVA होता है। ये टोटल रिजल्टेंट वेक्टर पावर का होता है। मतलब कि एक ट्राइंगल होती है, ठीक है। जो एपरेंट पावर है वो हाइपोटेन्यूस है और आपका एक्टिव पावर P और Q, इनका स्क्वायर P² + Q² = S²। और आपका एपरेंट पावर होता है इनका वो क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का अंडर रूट, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं वेक्टर रिलेशन बना के, KVW इसको यहाँ KVW इसका स्क्वायर और KVR इसका स्क्वायर, समझ गए होंगे, यही चीज़ है। बस इसमें ये याद रखना जो रियल होता है ना भाई, कॉस होता है, रियल बंदा कॉस होगा, साइन वेव जो होता है कॉस थीटा होगा और रिएक्टिव होगा तो साइन थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। पावर फैक्टर कॉस पर रियल पावर एपरेंट पावर का रेशियो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस होता है और इम्पीडेंस का R/Z। प्योर एसिसी सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और प्योर LNC का मिनिमम 0 होती है। फैक्ट्री सिस्टम के लिए सबसे इकोनॉमिक वैल्यू 0.59 लैगिंग मानी जाती है, 0.95 लैगिंग मानी जाती है। पावर फैक्टर ड्रॉप होने पर इसकी सुधारने के लिए कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडीशनर का पैरेलल कॉन्सेप्ट कनेक्ट किया जाता है। मतलब कि पावर फैक्टर हम लोग की इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि कितना लैग करता है, 0.95। हम लोग इसे इम्प्रूव करने के लिए, इसे घर में पंखा जितना भी होता है उसमें यूज करने के लिए कैपेसिटर और लगाते हैं, इनका पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि अच्छा से चले। सर्किट के 3 कोड होते हैं, इससे एक रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर रिएक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ये आपको रेजिस्टेंस तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, VI होता है, ठीक है, V/I ओम स्लोप है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा V = IR, ठीक है। तो और R निकालना होगा तो आप लिख सकते हो V = I। ये आपका कंप्लीट हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, एक्सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेल और इसका फॉर्मूला होता है 2πfL, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πfL, ठीक। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी पूछ सकता है आपसे, तो इसका देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद रखने के लिए सबसे ईजी है, तो इंडक्टिव याद करना है ना, इंडक्टिव को याद करना है, तो इंडक्टिव को याद करना है एक्सेल को तो 2 लिखना, πfL लिख देना, ठीक है। और कैपेसिटिव लिखना है तो 1 ऊपर लिख देना, 1 और 2πf और C लिख देना L की जगह, हो गया। इम्पीडेंस और इनवर्स टर्म समझाया गया, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। रेजिस्टेंस में जो आपका रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है इनवर्स, उसको आप कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस को हम लोग, इम्पीडेंस के उल्टा को एडमिटेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z = 1, Y = 1Z
जी स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये एक्टेंस को बोलते हैं सब्टेटेंस। इसका ये याद रखना यूनिट महो सीमेंस महो तीनों का महो सीमेंस होता है इनवर्स यूनिट। सब्टेंस इंडक्टर के लिए इंडक्टिव सब्टेंस 2 पाई वाला होता है। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव सब्टेंस ये होता है, बन जाता है, मतलब कि इन्वर्स करोगे तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने इंडक्टिव का याद किया था, इंडक्टिव का सब्टेंस निकालोगे इंडक्टेंस का, तो जिससे आपने याद किया था 2πfl याद किया था ना, तब इसके ऊपर 1 लगा देना। और जैसे आपने उसमें इसका कैपेसिटेंस का है तो इसका क्या होता है, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटिव सब्टेंस होगा तो इसका 1 होता है, तो इसको हम 2πfc बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और डीसी सप्लाई में तो आपको समझा देता हूँ। डीसी सप्लाई या प्योर एलिमेंट का भी ये भी है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसमें डीसी सप्लाई लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वोल्टेज का इन फेज रहता है और फैक्टर यूनिटी 1 होता है। इसमें यूनिटी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी 0 होती है। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्शन 2πfl 0 होता है। रुकाव 0 होने के कारण पूरा डीसी सप्लाई पर एक शॉर्ट सर्किट लागू जैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसे काम करता है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव इन्फिनिटिव होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें तो रेजिस्टेंस वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो 0 है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अब देखो ये तुमको याद नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। इंडक्टिव का तुमको मैंने याद कराया था, इंडक्टिव सर्किट का एक्सेल का 2πfl। अब फ्रीक्वेंसी तुमको पता है डीसी में क्या होती है, 0 होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2πfl क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब वही चीज़ तुम कैपेसिटी में रखोगे एक्सी में, तो क्या होगा 1/2πfc होगा ना। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। सिंपल सा बात है। टाइम समय फॉर्मूला पर RLC सर्किट में हमेशा πLL होता है। टाइम कांस्टेंट होगा तो L/R होगा। और RC सर्किट में जैसे RL मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में टाइम कांस्टेंट रहेगा तो L/R हो जाएगा। और RC सीरीज सर्किट में हमेशा टाइम कांस्टेंट होगा तो R/C हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रेजोनेंस क्या होता है, RLC तीनों को जोड़ देंगे तो रेजोनेंस बन जाता है। RLC सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि XL और XC बराबर हो जाए, मतलब कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंट बराबर हो जाए तो XC, तब आपका ये रेजोनेंस बन जाता है। सीरीज इसमें कंडीशन में दोनों इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और टोटल इम्पीडेंस मिनिमम होकर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। इम्पीडेंस मिनिमम होने का मेन करंट मिनिमम होकर मेन करंट हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, 1/2πflc। पैरेलल रेजोनेंस समझ लो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। पर ये सीरीज रेजोनेंस का बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करता है, यानी रेजोनेंस कंडीशन पर टोटल इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम कब होगा, अपोजिट करता है। यहाँ रेजोनेंस कंडीशन टोटल इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, इसका वजह से टोटल करंट लाइन का ड्रॉप होकर मिनिमम हो जाती है। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम। 3 फेज पॉलीफेज सिस्टम और प्रैक्टिकल फ़ायदे। सिंगल फेज के मुकाबले 3 फेज सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसफर में बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि इससे पतले कंडक्टर तार यूज होता है। ठीक है, कॉपर यूनिट की कॉस्ट काफ़ी बचती है। 3 फेज इंडस्ट्री मशीन की ओवरऑल कैपेसिटी और आउटपुट एक्सट्रीमली हाई होती है, इसलिए ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इनका ओवरऑल ऑपरेशन पावर फैक्टर सिंगल फेज में काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस सेपरेशन एंगल जो होता है 90 होता है आपका, जब 2 वाइंडिंग कोयल में एग्जिट किया जाए। फेज डिफरेंस का 90 होता है। और 2 फेज में 90 होगा, 3 फेज में तीनों लाइन के बीच में 120 होता है। ठीक है, R/B के बीच में जो लाइन जो बनती है वायरिंग में, उनकी फेज डिफरेंस आपका 120 डिग्री देखने को मिलेगा। और 2 फेज में आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। फेज सीक्वेंस R/B क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और नेटवर्क सीक्वेंस R/B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इस सीक्वेंस को प्रैक्टिकल लिखने के लिए फेज सीक्वेंस मीटर का यूज करते हैं। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेशनल पिस्टन पर वर्क होता है। स्टार कनेक्शन थोड़ा सीख लेते हैं। स्टार कनेक्शन जो इम्पोर्टेंट है,
इसे हम 3 फेज और 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम न्यूट्रल सेंट्रल न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होता है, जिसे 230 वोल्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग पर वोल्टेज लिया जाता है। करंट रिलेशन, लाइन करंट फेज करंट बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, लाइन जो करंट रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन पे, लाइन करंट और फेज करंट बिल्कुल इक्वल होता है। वोल्टेज रिलेशन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना हो जाता है। जैसे लाइन वोल्टेज है √3 गुना होता है वोल्टेज फेज की। ये कब होता है? स्टार कनेक्शन के जब वोल्टेज रिलेशन होता है तब वोल्टेज रिलेशन होगा था, और करंट रिलेशन में तो दोनों बराबर ही होंगे। डेल्टा कनेक्शन में उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ इक्वल हो जाएगा और करंट आपका √3 वाला हो जाएगा, फेज इंटू मतलब कि लाइन इंटू √3 फेज हो जाएगा। हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम को कहते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कोई न्यूट्रल पॉइंट बाहर नहीं निकला जा सकता, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। वोल्टेज रिलेशन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं इसमें, और करंट रिलेशन में लाइन वोल्टेज और फेज करंट 3 गुना हो जाते हैं। टोटल पॉलीफेज पावर फॉर्मूला बैलेंस लोड हो या अनबैलेंस लोड, दोनों ही कनेक्शन स्टार और डेल्टा के लिए टोटल कंबाइंड एक्टिव पावर के लिए एक इन्वर्स फॉर्मूला चलता है, जो टोटल हम लोग करना है इन्वर्स लिए तो √3 VL IL cos थीटा। तुमको पता ही है टोटल पावर VI cos थीटा होता है। अब स्कॉट कनेक्शन कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में दिख सकता है। ये एक स्पेशल ट्रांसफर कनेक्शन है जिसका यूज एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में या 22% कन्वर्ट करता है। पावर मेजरमेंट और कोर लीनियर। 3 फेज सर्किट में टोटल पावर मेजर करने के लिए 3 कोर मेथड होती है। वाट मीटर मेथड, 3 फेज में हम लोग पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं? पहला मेथड, इसका यूज हम सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हमारा किया जाता है लोड बैलेंस्ड हो। टोटल पावर फॉर्मूला आपका P = TWP होता है। 2 वाट मीटर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे रिपीटेड है टॉपिक। ये मेथड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों लोड पर एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग दी जाती है। जैसे टोटल एक्टिव पावर वाट मीटर की विंडो रीडिंग और डायरेक्ट सम होती है, वाट पावर 1 और वाट पावर 2। ठीक है, इसमें जो है ना, जैसे पहला वाट पावर मेथड है, इसमें हम लोग सिर्फ तभी किया जाता है जब हमारा कनेक्ट किया लोड कम्प्लीटली बैलेंस हो। जो फर्स्ट है तो सिंपल सा बात है, बैलेंस होगा तभी कनेक्ट किया, तो इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसमें बैलेंस अनबैलेंस दोनों हो जाता है। बट थर्ड वन में क्या होता है, इस मेथड में यूज तब किया जाता है जब सिस्टम 3 फेज 4 वायर का हो और लोड एक्सट्रीमली अनबैलेंस्ड हो, जहाँ एक फेज पर अलग रीडिंग और आती है तो टोटल पावर फॉर्मूला आपकी इसमें वाट 1 वाट 2 वाट 3 हो जाती है। ठीक है, इससे मतलब क्या होता है कि हम लोग घरों में यही यूज होती है मोस्टली, नीचे वाली थर्ड वाट मीटर मेथड। अब जैसे ये मैं ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को, ये आपको इम्पोर्टेंट लिख दिया हूँ लास्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट। AC सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट का नॉर्मल मैथमेटिकल नंबर की तरह सीधे नहीं ऐड किया जा सकता, वेक्टर एडिशन से जोड़ा जाता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ट्रायंगल बना के सिखाया है आपको। एक आइडियल करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होनी चाहिए और इंटरनल कनेक्शन हमेशा 0 शून्य से होनी चाहिए। 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ये है कि इसमें सिंगल फेज डोमेस्टिक लाइन लोड और 3 फेज इंडस्ट्रियल पावर लोड दोनों एक साथ कनेक्शन सप्लाई दिया जाता है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को।